शाम होने को चली थी। सभी कोई अपने अपने कामों से घर वापस आ चुके थे। तभी एकाएक गांव में पुलिस की कोई सारी गाड़ियां प्रवेश करने लगती है। सारे गांव वाले ये सब देर कर कुछ अचंभित तो होते हैं, लेकिन वो सभी बस अपने अपने घरों के दरवाजों और छतों पे खड़े होकर उन गाड़ियों के देखते रहते हैं। सभी पुलिस गाड़ियां एक जगह आकर खड़ी हो जाती है। सबसे आगे जो गाड़ी होती है उसमें से इंस्पेक्टर विक्रम, मोहन और सोहन उतरते हैं। उनको उतरता देख कुछ गांव वाले और रामदेव उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, इतने सारे पुलिस वालों को लेकर आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये सुनकर इन सब विक्रम बोलता है, ये सारे पुलिस वाले आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। देखिए, मैं जानता हूँ कि वो खूनी डायन तो इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन कोई ऐसा है जो उसकी मदद कर रहा है और उसी को रोकने के लिए ये सारे पुलिस वाले यहाँ आज रात पहरा देंगे। अब तक जय और उसके दोस्त भी उनके पास पहुँच चुके थे और जय इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनकर बोलता है, वो तो ठीक है इंस्पेक्टर, पर अगर इन पुलिस वालों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हम गांव वालों की नहीं होगी। जय की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम बोलता है, जय तुम इसकी चिंता मत करो, ये सारे पुलिस वाले अपनी मर्जी से आए हैं। मैंने इनको यहाँ आने से पहले ही सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर जय बोलता है, ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ आज सारी रात पहरा दूंगा। जय की ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त भी एक साथ बोल पड़ते हैं, जय और इस काम में हम भी तुम्हारे साथ हैं। उनकी ये बात सुनकर जय बोलता है, नहीं तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम लोग चुपचाप हवेली में जाकर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कुछ हो। जय की ये बात सुनकर कुणाल बोलता है, नहीं जय, हम तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो हम भी तेरे साथ रहेंगे। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? रामदेव काका, आप ही इन्हें समझाओ ना। मैं अपने पापा को खो चुका हूँ और मैं अब ये नहीं चाहता कि तुम सभी को कुछ हो, वो भी मेरे कारण। जय रामदेव की ओर देखते हुए बोलता है, बच्चों जय ठीक कह रहा है, और जय तुम भी हवेली में ही रहोगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पहरा देने का। अगर इन पुलिस वालों का साथ पहरा देना है ही तो हम गांव वाले देंगे। क्यों भाइयों, क्या कहते हो? रामदेव अपने आसपास खड़े गांव वाले से कहता है, जिस पर एक गांव वाला कहता है, मैं आपके साथ हूँ रामदेव जी, वैसे भी हम घरों के अंदर भी सुरक्षित कहाँ रहते हैं। अगर हमें उस खूनी डायन के हाथों से मारना ही है तो हम उससे लड़कर मरना पसंद करेंगे। तभी उस आदमी के पास खड़ा दूसरा आदमी कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम दामू? तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, लेकिन गांव के दूसरे लोगों का तो परिवार है। अगर पहरा देते हुए उनको कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या होगा? कौन देखभाल करेगा उनका? वही खड़ा इंस्पेक्टर विक्रम ये सब सुनते हुए बोलता है, देखिए आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है पहरा देने का, आप लोग आराम से अपने घरों में जाकर खा पीकर सो जाइए। पहरा देने का काम हम पुलिस वाले कर लेंगे। और जय, तुम भी अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाकर आराम से रहो। ये सुनकर जय विक्रम से कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो आप लोगों के साथ पहरा तो दूंगा ही, क्योंकि ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का सरपंच भी हूँ। जय की ये बात सुनते ही रामदेव उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि जय उसको रोकते हुए एक बार फिर से कहता है, रामदेव काका, आप यही चाहते थे ना कि मैं इस गांव का सरपंच बन जाऊं? तो मैंने अब सोच लिया है इस बारे में और मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रामदेव कहता है, ये तो ठीक है जय, पर तभी एक बार फिर जय उनको बीच में रोकते हुए बोलता है, पर कुछ नहीं रामदेव काका, मैं आज रात पहरा दूंगा तो दूंगा। आखिरकार जय की जिद के कारण रामदेव को झुकना ही पड़ता है और शाम होते ही सब अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। सारे पुलिस वाले भी पहरा देने के लिए तैयार होने लगते हैं। जय ने इन सब के खाने पीने का इंतजाम हवेली में ही करवा दिया था। रात के लगभग 1 बज चुके थे। सारे पुलिस वाले मुस्तैदी से अपना अपना काम कर रहे थे। जय भी उनके साथ था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम है के पास आता है और उससे कहता है, जय तुम चाहो तो हवेली में जाकर सो सकते हो। देखो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है और आज कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो जो भी है जो उस खूनी डायन की मदद कर रहा है या रही है, वो भी आज पकड़े जाने के डर से आज बाहर नहीं निकलेगी। ये सुनकर जय उससे कहता है, शायद आपकी बात सही है, लेकिन अभी सुबह होने में कई घंटे बाकी है, लेकिन जब तक सुबह ना हो जाए तब तक हम निश्चिंत नहीं हो सकते। जय ने अभी इतना बोला ही था कि वो देखता है कि कुणाल, कार्तिक, अंजलि उसकी ही तरफ आ रहे थे। जय तुरंत दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है, तुम सब यहाँ क्या करने आ गए? तुम लोगों को हवेली से बाहर आने से मना किया था। तभी कुणाल बोलता है, जय तू घबरा क्यों रहा है? देख वो खूनी डायन तो गांव में प्रवेश नहीं कर सकती ना, तो डर किस बात का भाई?
वैसे भी ये जो भी हो रहा है इस गांव में, उन सब का कारण यो मैं ही हूँ। अगर इस गांव को बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। चुप कर साले, तू क्यों मरेगा? अगर यहाँ किसी का अंत होना है तो वो होगा उस खूनी डायन का। जय ये कहते हुए कुणाल को गले से लगा लेता है। तभी पास ही खड़े कार्तिक और अंजलि भी बोल पड़ते हैं, गाइस हम भी है यहाँ। इतना बोलकर वो भी जय और कुणाल से लिपट जाते हैं। तभी जय उनसे कहता है, ये प्रिया और अमृता तुम लोगों के साथ नहीं आई है क्या? जिस पर अंजलि जय से कहती है, नहीं जय, वो दोनों हवेली में ही है। हालांकि वो दोनों सोई नहीं है, क्योंकि अमृता अपने गैजेट्स को साफ कर रही थी और प्रिया उसकी मदद कर रही थी। तभी जय सबको बोलता है, चलो ठीक है, अब आ गए हो तो पहरा दो। ये बोलते हुए जागते रहो। इतना कहकर जय और बाकी सब हंसने लगते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ठीक उनके ऊपर रिम्बा धुएं के रूप में मंडरा रही थी। गांव वालों जागते रहो, कुणाल बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है। उसे ऐसा करते देख जय उसको बोलता है, अबे मैंने तुझे मजाक में बोला था, लेकिन तूने सच में चिल्ला दिया। चल अब वो कर जो करने आया है। हाँ तो चल भाई, रोका किसने है? कुणाल जय को कहता है और उसके बाद सभी पहरा देने लगते हैं। लेकिन रिम्बा जो उनके ऊपर धुएं के रूप में थी, वो अब भी वही मंडरा रही थी और वो अपने मन ही मन में कहती है, ये सब तो मुझे गांव वाले नहीं लग रहे थे। मन तो कर रहा था कि इन्हीं में से किसी को उठाकर कामिनी के पास लेकर चली जाऊं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये लोग किसी हवेली की बात कर रहे थे ना, वहीं चली जाती हूँ। ये लोग कह ही रहे थे कि वहाँ अभी भी 2 लोग मौजूद है। इतना सोचकर रिम्बा हवेली की ओर बढ़ जाती है और इधर हवेली में इस बात से अनजान अमृता अब भी अपने गैजेट्स को साफ कर रही थी और प्रिया उसका ऐसा करते हुए देख रही थी। क्या हुआ प्रिया, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? अमृता उसको अपने गैजेट्स को साफ करते हुए बोलती है, जिन पर प्रिया उसको कहती है, नींद तो आ रही है यार, लेकिन डर भी लग रहा है, कहीं वो ना आ जाए। वैसे भी इस हवेली में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। डर डर किस बात की? तू ये क्यों भूल रही है कि तेरे साथ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है? ये देख इस गैजेट को, पता है इससे क्या होता है? इस गैजेट की मदद से हम अपने आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी के बारे में बता देती है। नेगेटिव एनर्जी यानी कोई आत्मा। ये देखिए मैंने उसको ऑन किया। जैसे ही अमृता ने अपने गैजेट को ऑन करती है, वो उसे देखकर चौंकते हुए कहती है, ये इस गैजेट को क्या कहो गया है? ये गलत रीडिंग क्यों बता रहा है? उसकी ये बात सुनकर प्रिया उससे पूछती है, क्या हुआ अमृता, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या गलत रीडिंग बता रहा है? अरे कुछ नहीं लगता है मेरा, ये गैजेट खराब कहो गया है। ये देखो, जैसे ही मैं इस गैजेट को ऑन कर रही हूँ तो इस गैजेट में लगे सारे लाइट्स लाल रंग में चमकने लग रही है। और जानती हो ऐसा कब होता है? जब हमारे आसपास बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी मौजूद हो। अमृता उसको अपने गैजेट को दिखाते हुए बोलती है। तभी प्रिया डरते हुए बोल पड़ती है, इसका मतलब है कि हमारे आसपास कोई आत्मा मौजूद है, या ये कहो कि वो खूनी डायन हमारे आसपास ही है। अरे तू डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना कि ये गैजेट खराब हो गया है। 1 मिनट, मेरे पास दूसरा गैजेट है, मैं उससे चेक करती हूँ। अमृता इतना कहते हुए अपने पास ही रखे दूसरे गैजेट को उठाकर उसे ऑन कर देती है। लेकिन इस गैजेट को वो जैसे ही ऑन करती है तो उस गैजेट में भी हाई रीडिंग आने लगती है, यानी उस गैजेट में लगे सारे लाइट्स लाल रंग में जलने लगती है। जिसे देखकर प्रिया कहती है, अमृता क्या तुम्हारा ये गैजेट भी खराब है? प्रिया के इस सवाल के जवाब में अमृता उससे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया, ये गैजेट हो एकदम नया है और उसका इस्तेमाल भी मैंने केवल एक बार ही किया था। तभी प्रिया अमृता को देखते हुए कहती है, अमृता इसका मतलब कि वो यही हमारे आसपास ही है। अभी प्रिया ने इतना कहा ही था कि वो दोनों देखते हैं कि उनके कमरे के दरवाजे निचले हिस्से से धुआं आ रहा था और वो धुआं धीरे धीरे एक आकृति में तब्दील होने लगती है। जैसे ही वो धुआं पूरी तरह से आकृति में बदल जाती है तो उस आकृति को देखकर प्रिया और अमृता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि वो आकृति थी ही इतनी भयानक। वो आकृति एक औरत की थी जिसके पैर तो थे, लेकिन किसी आम औरत की तरह नहीं, बल्कि किसी चिड़िया की तरह थी, जिसमें लंबे लंबे और तेज धार वाले नाखून थे। ठीक इसी तरह उसके हाथों के नाखून भी थे और उसका चेहरा भी बहुत भयानक था, एकदम डरावना। लाल लाल आंखें, लंबी लंबी और पैने दांत जो उसके होठों से बाहर निकले हुए थे। साथ ही उसके सर पर 2 सिंग निकले हुए थे जो बहुत पैने थे। उसे देखकर अमृता डरते डरते उससे पूछती है, कक्का कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या करने आई हो? अमृता की बातें सुनकर रिम्बा जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस हंसी को सुनकर ही किसी का भी दिल धड़कना बंद कर देता।
मैं कौन हूँ, ये जानकर तुम दोनों क्या करोगी? बस इतना जान लो कि मैं तुम दोनों की मौत की यमदूत हूँ। रिम्बा एक बार फिर से हंसते हुए बोलती है। कहीं तुम वो खूनी डायन तो नहीं हो ना? देखो, तुम हमें प्लीज कुछ मत करना। वैसे भी हम इस गांव के नहीं हैं और हमने तुम्हारा कुछ बिगड़ा भी नहीं है, अमृता उससे डरते हुए कहती है। अमृता की ये बातें सुनकर रिम्बा एक बार फिर से हंसते हुए कहती है, नाना रे लड़कियों, मैं वो खूनी डायन नहीं हूं और घबराओ मत, मैं तुम दोनों को मरूंगी नहीं। मैं हो केवल तुम दोनों को खूनी डायन के पास ले जाऊंगी बस। तभी प्रिया अमृता को कहती है, अमृता कुछ करो, तुम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, क्या तुम इसको खत्म नहीं कर सकती? देखती हूँ प्रिया की मैं क्या कर सकती हूँ, अमृता प्रिया को कहती है और वो प्रिया का हाथ पकड़कर रिम्बा की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी ओर आते देख रिम्बा कहती, कितनी अच्छी लड़कियां हैं, आओ आओ। तभी अमृता रिम्बा के पास तेजी से जाकर उसको एक जोरदार धक्का मार देती है, जिस कारण रिम्बा थोड़ी दूर जाकर गिर जाती है और अमृता बिजली की गति से कमरे के दरवाजे को खोलती है और प्रिया को लेकर कमरे से भाग जाती है। जैसे ही अमृता और प्रिया कमरे से बाहर निकलती है, वैसे ही रिम्बा अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, भागो भागो, कहाँ तक भागोगी? मरना तो आज तुम दोनों को ही है। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों को खूनी डायन के पास लेकर जाऊंगी, पर अब तुम में से एक ही उसके पास लेकर जाऊंगी मैं, क्योंकि अब तुम में से एक मेरा शिकार बनोगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए हैं इंसानी मांस खाए हुए। इतना कहकर वो उन दोनों के पीछे जाने लगती है। अमृता और प्रिया अब तक हवेली से बाहर आ चुकी थी। वे दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागे जा रही थी कि तभी अचानक से रिम्बा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रिम्बा को देखकर वे दोनों दूसरी तरफ भागने लगती है, लेकिन वो जिधर भी जाती हर बार रिम्बा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती। बस बहुत भाग लिया तुम दोनों ने, अब तुम दोनों और कहीं नहीं भाग पाओगी। इतना कहकर रिम्बा अपना हाथ उठती है और उसकी हथेली से एक रोशनी की किरण निकलती है जो अमृता और प्रिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। अमृता उस किरण को अपने ओर आता देख वो प्रिया को एक तरफ धकेल लेती है और वो किरण सीधे अमृता से लिपट जाती है, जिस कारण अमृता वहीं गिर जाती है। अमृता को गिरते देख प्रिया उसे उठाने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। तभी अमृता उसको कहती है, प्रिया तू यहाँ से भाग जा, वरना ये तुझे भी मार डालेगी। जा प्रिया जा यहाँ से। प्रिया ये सुनकर उससे कहती है, नहीं नहीं, मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। होश से काम ले प्रिया, तू जल्दी से जाकर जय और बाकी सबको लेकर आ। अमृता प्रिया को रिम्बा की तरफ देखते हुए बोलती है, जो फिर से अपना हाथ उठाकर प्रिया पर वार करने जा रही थी। लेकिन जब तक वो उस पर वार कर पाती तब तक प्रिया वहाँ से भाग चुकी थी। रिम्बा अमृता को देखते हुए बोलती है, तेरी दोस्त तो भाग गई, तुझे यहाँ अकेला छोड़कर। तुम इंसान भी न बहुत मतलबी होते हो। जैसे ही तुम लोगों को अपनी जान पर बनाती है तब तुम लोग एक दूसरे को छोड़कर भाग जाते हो। खैर छोड़ो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी कोमल और नर्म नर्म मांस को खाऊंगी, उसके बाद तुम्हारी दोस्त को पकड़कर खूनी डायन के पास लेकर चली जाऊंगी। इतना बोलकर रिम्बा अमृता के पास आकर उसके पास बैठ जाती है और अपने एक उंगली उसके गालों पर फेरने लगती है और अपनी पैनी नाखून को उसके गाल पर चुभा देती है, जिस कारण अमृता के गाल से खून निकलने लगती है। रिम्बा अपने उस उंगली को चाटने लगती है जिस पर अमृता की खून लगी हुई थी। तेरे खून का स्वाद तो बड़ा स्वादिष्ट है लड़की, मन तो कर रहा है तेरे शरीर से तेरा सारा खून पी जाऊं। हाँ, अब मैं यही करूंगी, उसके बाद तुझे खाऊंगी। इतना कहकर वो अमृता की गर्दन ही तरफ अपना मुंह ले जाने लगती है। उसे ऐसा करते देख अमृता डर के मारे अपनी आंखें कसकर लेती है, लेकिन रिम्बा अपने दांत अमृता की गर्दन पर गड़ा पाती उससे पहले ही वो अमृता से दूर जा गिरती है। रिम्बा के गिरने की आवाज सुनकर अमृता अपनी आंखें खोलकर देखती है कि जय उसके पास खड़ा है और वो अमृता को उठाने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। जैसे ही जय का हाथ अमृता के शरीर पर पड़ता है, वैसे ही अमृता और जय को एक तेज झटका लगता है। इस झटके के कारण वो किरणों टूट जाती है जिससे अमृता बंधी हुई थी और जय अपना सिर झुकाए हुए उसके बगल में खड़ा था। रिम्बा तभी जय को देखकर बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत लड़के कि तूने रिम्बा को लात मारा, अब पहले तू मरेगा, उसके बाद ये लड़की। इतना कहकर वो जय के पास आकर उसे खड़ी हो जाती है और वो जय से कहती है, ये सिर झुकाए क्यों खड़े हो, चल अपना सर उठा और देख ले अपनी मौत की शक्ल को। लेकिन जय पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है और वो अब भी अपना सर झुकाए खड़ा था।
उसे इस तरह देखकर रिम्बा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने हाथ को जय की ओर बढ़ाने लगती है। और इससे पहले कि रिम्बा जय को छूती, जय उसके पेट पर एक जोरदार वार करता है, जिस कारण वो हवा में उठते हुए दूर जा गिरती है। वो अपना पेट पकड़ते हुए उठती है और दर्द से कार्राहते हुई बोलती है, असंभव, तूने ऐसा कैसे किया? किसी आम इंसान में इतनी ताकत नहीं की, वो मुझ पर इतनी जोरदार वार करे। कौन है तू? उसकी ये बातें सुनकर जय अपना सर उठा लेता है। जय का चेहरा देखकर रिम्बा भी एक पल के लिए डर जाती है। वो देखती है कि जय की आंखें बिल्कुल लाल थी, एकदम खून की भांति लाल। तभी जय भारी आवाज में उसको बोलता है, मैं कौन हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तू आज मारेगी और मेरे ही हाथों मारेगी। जय की बातें सुनकर रिम्बा कहती है, कौन मरेगा और किसके हाथों से ये अभी पता चल जाएगा लड़के। इतना कहकर वो अपना हाथ उठाकर जय तरफ कर देती है और उसके हाथों से एक रोशनी की किरण निकलती है जो जय से जाकर लिपट जाती है और जय उन किरणों से बंध जाता है। लेकिन जय उन किरणों के बंधनों को एक झटके में ही तोड़ देता है। ये देखकर रिम्बा हैरान होते हुए उससे कहती है, असंभव लड़के, मेरी इन किरणों के बंधनों को तोड़ना किसी भी इंसान के बस से बाहर है। सच सच बता लड़के, कौन है तू? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ तू कोई साधारण इंसान नहीं है। मैंने कहा, न तुझे कि मैं कौन हूँ ये मैं भी नहीं जानता। इतना कहकर जय एकदम से रिम्बा के पास पहुंच जाता है और उसे उसकी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठाकर एकदम से नीचे पटक देता है। रिम्बा अपनी कमर पकड़ते हुए उठती है और वो वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा में कुछ ऊपर ही गई होगी कि तभी जय उसके पैरों को पकड़कर एक बार फिर से उसे जमीन पर पटक देता है। लेकिन वो इस बार उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे उठकर पास ही के एक पेड़ पर दे मारता है, जिस कारण रिम्बा की रीढ़ की हड्डियों से कड़क उठती है और वो पेड़ से सरकते हुए नीचे गिर जाती है। हालांकि वो अभी भी होश में ही थी। वो अपनी दर्द भरी आवाज में उसे कहती है, लड़के छोड़ दे मुझे जाने दे, मैं फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। आऊंगी क्या? इस गांव की तरफ देखूंगी भी नहीं। जय उसकी बातों को सुनकर उसे कुछ नहीं बोलता है, बस उसे देखते रहता है। तभी अमृता और प्रिया जय के पास आ जाती है और अमृता जय से कहती है, जय, इससे पूछो इसको किसने भेजा था, और अगर इसे खूनी डायन ने भेजा है तो वो हमें कहाँ मिलेगी। अमृता ने अभी उसे इतना बोला ही था कि जय उसकी तरफ तेजी से गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखने लगता है। जय को अपनी ओर इस तरह से देखने के कारण अमृता और प्रिया एक पल के लिए सहम से जाते हैं, लेकिन अमृता हिम्मत करके जय के कंधों पर अपना हाथ रखकर जय को हिलाते हुए उसको बोलती है, जय, होश में आओ जय। तभी अचानक से जय अपने होश खोकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। अमृता और प्रिया भी जमीन पर बैठकर उससे उठाने की कोशिश करने लग जाते हैं। उधर पेड़ के नीचे पड़ी हुई रिम्बा भी ये सब देख रही थी। उसे वहाँ से भागने का यही समय सही लगा और वो वहाँ से उड़कर भागने लगती है। वो कुछ दूर उड़कर जाती है और फिर धुआं बनकर कहीं गुम हो जाती है। अमृता और प्रिया अब भी जय को होश में लाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जय था कि होश में नहीं आ रहा था। तभी अमृता और प्रिया को बहुत से कदमों की आवाज सुनाई देती है जो उनकी ही तरफ आ रही थी। ये कदमों की आवाज किन्हीं और की नहीं, उनके दोस्तों की थी, जिनके साथ इंस्पेक्टर विक्रम और कुछ पुलिस वाले भी थे। वे सब उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी कुणाल अमृता और प्रिया से पूछता है कि जय को क्या हुआ है और वो कहाँ से, जिसकी बारे में प्रिया मुझे फोन पर बता रही थी। उसकी ये बात सुन वे दोनों पेड़ की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। ये देखकर अमृता कहती है, कहाँ गई? अभी तो यही इस पेड़ के नीचे बेसुध होकर पड़ी थी, लगता है वो भाग गई। लेकिन अभी उसको छोड़ो और जय को देखो, ये होश में क्यों नहीं आ रहा। वे सभी लोग जय को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जय होश में नहीं आ रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर विक्रम उनको कहता है, देखो, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले हमें इसको हवेली लेकर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। इतना कहकर वो पास ही खड़े पुलिस वालों को इशारा करता है और दो पुलिस वाले जय को उठकर हवेली की ओर चल देते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी सब भी। और उधर खूनी डायन अपनी गुफा में रिम्बा का बेसब्री से इंतजार किए जा रही थी। वहीं उसके साथ कपालिका भी थी। वो खूनी डायन से कहती है, क्या बात है कामिनी, आज तुम इतना बेसब्र क्यों हो रही हो? आती ही होगी रिम्बा तुम्हारा शिकार लेकर। उसकी ये बात सुनकर खूनी डायन उससे कहती है, रिम्बा तो आएगी ही, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब सुबह गांव वालों को पता चलेगा कि कल रात भी कोई गायब हुआ है, तब उन पर क्या बीतेगी।
काश मैं भी उनकी हवाइयाँ उड़ी हुए चेहरे को देख पाती तो मुझे कितना मजा आता, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती कपालिका। हाँ कामिनी, बिल्कुल, लेकिन तुम वो सब नहीं देख पाओगी, लेकिन मैं तो देख पाऊंगी। सच में बहुत मजा आएगा। गाँव वालों की मायूसी और डर से भरी चेहरे को देखकर मुझे तो सबसे ज्यादा मजा उस पुलिस वाले को देखकर आएगा जो आज अपने साथ ढेर सारे पुलिस वालों को लेकर आया था गांव में पहरा देने। इतना कहकर कपालिका जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी रिम्बा उसके पास आकर गिर जाती है। रिम्बा की ये हालात देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। कपालिका उसको उठाते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ रिम्बा, तुम्हारी ये हालत किसने की और कामिनी का शिकार कहाँ है? शिकार को छोड़ो कपालिका, तुम पहले मुझे ठीक करो। उस कमबख्त लड़के ने पिट पिट कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। बड़ी मुश्किल से उससे बचकर यहाँ आ पाई हूँ, वरना आज तो मैं खत्म ही हो जाती उसके हाथों। इतना कहकर रिम्बा वहीं बैठ जाती है। उसकी ये बातें सुनकर कपालिका उससे पूछती है, क्या कहा ये हालत तुम्हारी किसी लड़के ने की है? असंभव, किसी आम लड़के में इतनी ताकत और साहस नहीं है कि वो तुम्हारी ऐसी हालत कर सके। कपालिका की ये बातें सुनकर रिम्बा बोलती है, किसने कहा कि वो कोई आम लड़का था? बिल्कुल किसी शैतान जैसा था वो। कमबख्त ने मुझे इतना पटक पटक के मारा है कि मेरी पीठ की सारी हड्डियां छटक गई है। अभी रिम्बा ने इतना बोला ही था कि खूनी डायन उससे गुस्से में बोलती है, तो तुझे उस लड़के के पास जाने की क्या जरूरत थी? तुझे तो आज घरों के बाहर ही कितने लोग मिल जाते, उन्हीं में से किसी को उठाकर ले आती। तब रिम्बा उसको बताती है, मैं तो एक लड़की को ही उठाकर ला रही थी कि तभी वो लड़का मुझसे टकरा गया। इसके बाद रिम्बा उन दोनों को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर कपालिका उससे पूछती है, तुमने क्या कहा? अभी की वो लड़की उस लड़के को कोई नाम से पुकार रही थी, क्या तुझे उसका नाम याद है? जिस पर रिम्बा अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देते हुए याद करने लगती है। हाँ, याद आया, वो उस लड़के को जय नाम से पुकार रही थी। रिम्बा के मुंह से जय का नाम सुनकर दोनों एक पल के लिए चौंक से जाते हैं। क्या तुमने क्या नाम बताया उस लड़के का? कपालिका उससे पूछते हुए कहती है, जिस पर रिम्बा उसको फिर से कहती है, जय, जय नाम था कपालिका। तभी कपालिका चौंकते हुए कहती है, ये तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या होना था और जल्दी हो गया, ये तुम क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कपालिका, जो बोलना है साफ साफ बोलो। ये सुनकर कपालिका उससे बोलती है, बताती हूँ कामिनी, बताती हूँ। तुम्हें याद होगा जब तुमने डायन विद्या सीखना शुरू किया था, तब जय तुम्हारे गर्भ में था ना? शायद 2 महीने ही हुआ था उसे तुम्हारे गर्भ में, और जब जय इस दुनिया में आया तब तक तुम डायन बन चुकी थी। कपालिका की ये बातें सुनकर खूनी डायन उससे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मेरे डायन बनने से जय का क्या संबंध है? संबंध है कामिनी, जैसा कि मैंने कहा, जब जय पैदा हुआ था तब तक तुम एक बहुत ही शक्तिशाली डायन बन चुकी थी। और जब एक डायन अपने पहले बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा अगर लड़का हुआ तो उस बच्चे के पास अपनी डायन माँ से कई गुना अधिक शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए बहुत सी डायन अपने पहले बच्चे को मार देती है, और ऐसा करने से उस बच्चे की सारी शक्तियाँ उनकी माँ को मिल जाती है। लेकिन अगर उस बच्चे के अंदर की शक्तियाँ जागृत हो गई तो वही बच्चा अपनी डायन माँ के अंत का कारण बन जाता है। यही कारण है कि डायन अपने पहले बच्चे को उसकी शक्तियाँ जागृत होने से पहले ही मार देती है। कपालिका खूनी डायन को बताती है, जिस पर खूनी डायन उससे पूछती है, तो क्या जय की शक्तियाँ जागृत हो चुकी है? और तुम मुझे पहले कुछ और बता रही थी उस दिन की। अगर मैंने जय को मार दिया तो मैं एकायन बन जाऊंगी। खूनी डायन के इस सवाल को सुनकर कपालिका बोलती है, फिलहाल तो मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि जय की शक्तियाँ जागृत हुई हैं या नहीं, लेकिन मैं ये जल्द ही पता कर लूंगी। और बात रही एकायन की, तो वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि अब सुबह होने वाली है। इतना कहकर वो रिम्बा को लेकर खूनी डायन की गुफा से निकल जाती है। इधर हवेली में अब तक जय को होश नहीं आया था, वो अभी भी बेहोश ही था। उसे ऐसे देखकर सभी परेशान थे। तभी इंस्पेक्टर विक्रम मोहन को कहता है, मोहन जी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द जय को अस्पताल पहुंचाना होगा। मोहन ने जैसे ही अपना फोन निकाला ही था कि तभी जय के शरीर में थोड़ा हलचल होता है और वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। कुणाल उसे सहारा देखकर बैठता है और उससे पूछता है, तू ठीक तो है ना जय, तुम बेहोश कैसे हो गए थे? जिस पर जय उसको कहता है, यार मुझे पता नहीं, मुझे बस इतना याद है कि वो अजीब सी औरत अमृता को मारने वाली थी।
अमृता, अमृता कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तभी अमृता उसके पास आकर कहती है, हाँ जय मैं ठीक हूँ, और अगर आज मैं जिंदा हूँ तो बस तुम्हारे कारण। वैसे अमृता वो अजीब सी औरत कौन थी? क्या वही खूनी डायन थी? और उसका क्या हुआ? जय अमृता से पूछता है। अमृता उसको कुछ बताती उससे पहले प्रिया जय के पास आकर उसको एक गिलास पानी देते हुए कहती है, बाकी बातें बाद में जय, ये लो पहले पानी पी लो। जय प्रिया से पानी का गिलास लेकर उसे एक ही सांस में पी जाता है और अमृता से एक बार फिर से वही सवाल पूछता है, जिस पर अमृता उसको बताती है, नहीं जय, वो अजीब सी औरत खूनी डायन नहीं थी। उसको खूनी डायन ने ही गांव में भेजा था ताकि वो उसके लिए गांव से किसी को उठाकर उसके पास ले जाए। तभी प्रिया भी जय से बोलती है, वाओ जय, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग हो। तुमने क्या पीटा है उस अजीब सी औरत को? वो तो तुमसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, मगर तुम तो उसकी जान लेने में ही तुले हुए थे। वैसे मेरे अनुसार तुम्हें उसे मार ही देना चाहिए था। तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? जय ये सब सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? मैंने उस औरत को मारा था, लेकिन ये सब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे बस इतना याद है कि वो औरत अमृता को मारने जा रही थी और मैंने तभी तेजी से उसे लात मारकर उसको अमृता से दूर किया था। उसके बाद मैं अमृता को उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे तेज झटका लगा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तभी मोहन विक्रम के पास आकर उससे पूछता है, साहब सारे पुलिस वाले वापस आ चुके हैं और वे सब पूछ रहे हैं कि उन्हें अभी यही रुकना है या वे सब अपनी अपनी पुलिस चौकियों में लौट जाए। हाँ, उन्हें वापस जाने को बोल दो। और हाँ मोहन जी, सारे पुलिस वाले सही सलामत है ना? इंस्पेक्टर विक्रम मोहन की बातें सुनकर बोलता है। तभी सोहन बोलता है, जी साहब, सारे के सारे पुलिस वाले सही सलामत है। मोहन और सोहन दोनों ही बाकी पुलिस वालों को वापस जाने के लिए हवेली के बाहर निकलते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं हवेली के बाहर बहुत से गांव वाले भी आ चुके थे जो पुलिस वालों से बातें कर रहे थे। तभी एक गांव वाले की नजर इन पर पड़ती है। वो गांव वाला इन दोनों से बोलता है, अरे मोहन जी, आप पुलिस वालों ने तो कमाल ही कर दिया। आपको पता है आज अभी तक किसी के गायब होने की खबर नहीं आई है। मोहन उस आदमी की बात सुन उसको कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और पुलिस वालों को वापस अपने अपने पुलिस चौकियों में जाने को बोल देता है। इधर हवेली के अंदर अभी भी सब कोई जय से न जाने क्या क्या पूछे जा रहे थे, लेकिन अमृता और वीरू दोनों चुपचाप खड़े थे और बस जय को ही देखे जा रहे थे। तभी अमृता का फोन बजने लगता है। वो फोन स्क्रीन पर फोन करने वाले का नाम देखकर हैरान होते हुए बोलती है, गाइस थोड़ा शांत हो जाओ, देवमाया का फोन आया है। जैसे ही वो सब ये सुनते हैं कि देवमाया का फोन आया है, वे सभी शांत हो जाते हैं और अमृता अपना फोन पिक करके बात करने लग जाती है। और कुछ देर बाद जब वो अपना फोन रख देती है, तब वीरू उससे पूछता है, क्या हुआ अमृता, क्या कह रही थी देवमाया? अमृता उसको उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, गाइस एक अच्छी खबर है, देवमाया अगले हफ्ते यहाँ आ रही है। ये सुनकर वीरू कहता है, चलो अच्छा है। इससे आगे वीरू कुछ और बोल पता कि तभी रामदेव हवेली में दौड़ते हुए आते हैं और सीधा जय के पास जाकर उससे पूछते हैं, जय तुम ठीक तो हो ना? वो बाहर गांव वाले बता रहे थे कि कल रात तुम्हारा किसी अजीब सी औरत से सामना हुआ था। जिस पर जय उनको सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर रामदेव कहता है, ये तो बड़ी अजीब बात है जय, आखिर तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? खैर फिलहाल हमें सामुदायिक भवन जाना चाहिए और कल रात वाली सारी बातों को उन दोनों आचार्यों को बताना होगा। तभी इंस्पेक्टर विक्रम उन सब से कहता है, ठीक है आप लोग चलिए, मुझे पुलिस स्टेशन में कुछ काम है, मैं उनको निपटाकर तुरंत आता हूँ। इतना कहकर विक्रम हवेली से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे मोहन और सोहन भी विक्रम के जाते हैं। रामदेव बाकी सबसे कहता है, ठीक है बच्चों, अब मैं भी चलता हूँ, तुम लोग भी पहुँचो कुछ देर में। इतना कहकर रामदेव भी चला जाता है। उसके जाते ही जय कहता है, तुम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम लोगों को याद है ना, हम लोगों ने कुछ प्लान बनाया था उस पागल बुढ़िया को ढूंढने के लिए। जिस पर पामृता उससे कहती है, जय आज तो भूल ही जाओ, आज तुम बस आराम करोगे और रही बात उस बुढ़िया को ढूंढने की तो वो हम सब कर लेंगे। अमृता की ये बातें सुनकर जय कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमृता, मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जय, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे बस। अमृता जय को थोड़ा डांटते हुए कहती है। उसे ऐसा करते देख कुणाल मुस्कुरा रहा होता है। उसे मुस्कुराते देख अमृता उससे कहती है, तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हो? जाओ जल्दी से फ्रेश होने। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना,
इतना डांट क्यों रही हो? इतना कहकर कुणाल फ्रेश होने चला जाता है। अमृता भी प्रिया और अंजलि के साथ किचन में चली जाती है। जय अभी भी वही बैठा हुआ था। तभी वीरू उसके पास आकर कहता है, जय देखो, अमृता बिल्कुल सही कह रही है, तुम आज आराम ही कर लो और उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बस तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही थी। उसकी ये बात सुनकर जय उसको बोलता है, ठीक है वीरू, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। इधर रामदेव सामुदायिक भवन पहुंच चुका था। वो देखता है कि उससे पहले ही कई गांव वाले वहां उपस्थित थे। रामदेव को देखकर रामेश्वरम जी उससे कहते हैं, आओ आओ रामदेव, आज तुमने आने में देरी कर दी। रामदेव उनको प्रणाम करते हुए कहता है, जी रामेश्वरम जी, आज मुझे आने में देरी तो हुई है, वो मैं हवेली चला गया था जय को देखने के लिए। जय को देखने क्यों, क्या हुआ जय को? रामेश्वरम जी रामदेव से पूछते हैं, जिस पर रामदेव अपने आसपास देखते हुए उनसे कहता है, कुछ नहीं रामेश्वरम जी, बस उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? रामदेव की इस बात पर रामेश्वरम जी उससे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आओ चलते हैं। इतना कहकर रामेश्वरम जी रामदेव के साथ अपने कमरे में चलते जाते हैं और कमरे पे पहुंचकर रामेश्वरम जी उससे पूछते हैं, हाँ तो अब बताओ रामदेव, क्या बात है? रामेश्वरम जी, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि कल रात पुलिस वालों ने गांव में पहरा दिया था और जय भी अपने दोस्तों के साथ गया था। और आपको पता है कल रात जय और एक अजीब सी औरत के बीच लड़ाई हुई थी, और ये अजीब सी औरत को किसी और ने नहीं बल्कि खूनी डायन ने भेजा था। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि जय ने उस अजीब सी औरत को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं अमृता और प्रिया को यहीं बुला लेता हूँ, क्योंकि इन्हीं दोनों लड़कियों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इतना कहकर रामदेव वीरू को फोन करता है और वीरू से कहते हैं कि वो अपने साथ प्रिया और अमृता को लेकर सामुदायिक भवन में तुरंत लेकर आए। कुछ देर बाद वीरू अमृता और प्रिया लेकर सामुदायिक भवन में पहुंचन जाता है और वे सब सीधे रामेश्वरम जी के कमरे में चले जाते हैं, जहां पर पहले से ही रामेश्वरम जी और रामदेव मौजूद थे। तभी रामदेव अमृता से बोलते हैं कि कल रात जो भी हुआ था वे सब तुम विस्तार से रामेश्वरम जी को बताओ, और अमृता उनको पिछली रात हुई घटना के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर रामेश्वरम जी उससे कहते हैं, अमृता तुमने जो बताया उससे तो मैं ये बात तो समझ ही गया कि वो खूनी डायन गांव में तो आ नहीं सकती, और कल रात जय के हाथों इतनी पिटाई खाने के बाद वो अजीब सी औरत भी गांव में आने से पहले एक बार जरूर सोचेगी। लेकिन एक बात मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो अजीब सी औरत गांव में प्रवेश कैसे कर पाई, उसको सुरक्षा चक्र ने रोका क्यों नहीं? आखिर वो अजीब सी औरत भी कोई साधारण औरत नहीं थी। खैर, इस बारे में मैं लोकनाथ जी के साथ चर्चा करूंगा। एक मिनट, मैं तो एक चीज भूल ही गया था जो बहुत जरूरी है, उस अजीब सी औरत से भी ज्यादा। रामेश्वरम जी की ये बात सुनकर रामदेव उनसे बोलता है, ऐसी कौन सी बात है जो उस अजीब सी औरत से भी जरूरी है? तभी रामेश्वरम जी उनसे कहते हैं, आप सब एक सबसे महत्वपूर्ण बात भूल रहे हो। कल रात वाली घटना में जय के बारे में भूल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर जय कैसे उसे अजीब औरत को इतनी आसानी से हरा दिया। तुमने अभी बताया अमृता की उस अजीब औरत ने जय को अपनी मांत्रिक शक्तियों से बांध दिया था, जिसे जय ने बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। आखिर जय ने ऐसा किया कैसे? इतना ही नहीं, उसने उस अजीब औरत को एक ही हाथ से हवा में लटका दिया था। रामेश्वरम जी की ये बातें सुन अमृता उनसे कहती हैं, मुझे पता है आचार्य जी, जय ऐसा क्यों पाया था। आप लोग जय को साधारण इंसान समझ रहे हो, पर वो साधारण इंसान नहीं है, बल्कि जय एक दावंश है। अमृता की ये बात सुनकर रामेश्वरम जी उससे चौंकते हुए पूछते हैं, क्या कहा? जय दावंश है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों को पता है कि कोई दावंश कैसे बनता है? और एक डायन अपने बच्चे को दावंश कब और किस लिए बनाती है? रामेश्वरम जी के इस सवाल का उन तीनों के पास कोई जवाब नहीं था। तभी फिर से रामेश्वरम जी उनसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम लोगों को ये सब पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, एक डायन अपने बच्चे को जब डायन विद्या सिखाती है तब वो बच्चा दावंश होता है। लेकिन डायन का वो बच्चा उसका पहला बच्चा हो और वो लड़का हो, लेकिन वो डायन अपने बच्चे को दावंश अपने लिए ही बनती है, ताकि जब वो बच्चा 25 साल का हो जाए और उसके अंदर दावंश की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तब वो डायन अपने उस दावंश बच्चे को मारकर उसकी सारी शक्तियों को खुद ग्रहण कर लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अगर ऐसा करती है तो वो एक एकायन बन जाती है। जहाँ तक मुझे याद है, इस दुनिया में अभी तक केवल एक ही डायन हुई थी जो एकायन बनी थी। तभी अमृता उनसे पूछती है,
तो आचार्य, क्या वो खूनी डायन भी जय को मारना चाहती है? ये तो मैं नहीं बता सकता बेटी कि उस खूनी डायन के मन में क्या है। अगर वो एकायन बनना चाहती है तो वो ऐसा जरूर कर सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो ऐसा जरूर करेगी, क्योंकि वो ये जरूर जानती होगी कि अगर उसने जय को नहीं मारा तो वो जय के हाथों जरूर मारी जाएगी, क्योंकि एक दावंश डायन को बड़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन आचार्य, मुझे एक बात आपसे पूछना है, वो खूनी डायन तो पहले ही मर चुकी है और वो तो अभी केवल एक आत्मा है। चलो हमने मान लिया कि जय एक दावंश है, तो जय उस खूनी डायन को कैसे मरेगा, क्योंकि वो खूनी डायन तो पहले ही मर चुकी है और जय तो अभी केवल 23 साल का ही है। और आपने अभी कहा कि एक दावंश की शक्तियाँ 25 साल की उम्र के बाद ही जागृत होती है, तो जय की शक्तियाँ इतनी जल्दी जागृत कैसे हो गई? वीरू रामेश्वरम जी से पूछता है। हाँ, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है बेटे, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं जानता कि उस खूनी डायन की आत्मा को कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे महागुरु अर्जुन देव के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। बस हमें उनके वापस आने का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल हमें इस सवाल के जवाब को ढूंढना है कि आखिर जय की दावंश शक्तियाँ इतनी जल्दी कैसे जागृत हो गई है। इतना ही नहीं, अब हमें जय को भी उस खूनी डायन से बचना होगा, क्योंकि अभी तक वो खूनी डायन भी ये जान चुकी होगी कि जय की दावंश शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। रामेश्वरम जी वीरू के सवालों के जवाब देते हुए ये कहते हैं। इधर जय हवेली में अकेला था और वो इस वक्त हवेली की छत पर टहल रहा था कि तभी उसकी नजर कपालिका पर पड़ती है, जिस कारण वो तेजी से छत से उतरकर उसके पास चला जाता है और जय उससे पूछता है, अरे माए, तुम वही हो ना जो उस दिन मुझे कह रही थी वो खूनी डायन मुझे मार डालेगी और उससे खूनी डायन से मेरा कोई खास रिश्ता है? तभी कपालिका उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, ओहा, तो तुम हो। चले जाओ लड़के, इस गांव से चले जाओ, क्योंकि वो जान चुकी है कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। वो क्या जान चुकी है और वो मुझे क्यों मारना चाहती है, आप मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ माए। जय उससे कहता है, जिस पर कपालिका उससे कहती है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें हूँ, वो तुम्हें मारेगी, तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाएगी वो, और ये सब देखकर मुझे बड़ा मजा आएगा। मैं तुम्हें बात नहीं सकती। उसकी ये बातें सुनकर जय उससे फिर से कहता है, अरे माए, अगर आप मुझे बता दोगी ना तो मैं आपको एक नई साड़ी दूंगा। देखो आपकी साड़ी कितनी पुरानी हो चुकी है, और हर रोज मैं आपको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें मरते हुए देखना है, बड़ा मजा आएगा मुझे तुम्हें मरते हुए देखकर। हाँ हाँ हाँ, कपालिका जय की बात सुनकर उससे कहती है। ये सुनकर जय उससे इस बार थोड़े गुस्से में कहता है, देखो माए, मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ तो तुम नखरे दिखा रही हो। तभी कपालिका उसके सर से एक बाल को मोड़ते हुए कहती है, नखरे? मैं कहाँ नखरे दिखा रही हूँ? मैं तुम्हें बता दूँ, बोलो। हाँ माए, बताओ ना, मैं कब से तो आपसे बोल ही रहा हूँ कि आप मुझे बताओ। जय उससे कहता है, ठीक है बताती हूँ, तो ध्यान से सुनो। वो खूनी डायन ना, जाओ मैं नहीं बताती, ही। कपालिका ये बोलकर हंसने लगती है। ये सुनकर जय अपने हाथों को अपने सिर में रखकर बैठ जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ये तो बताने को तैयार ही नहीं हो रही है, सच में ये बुढ़िया पागल ही है। अरे माए, बता भी दो अब, जय कपालिका से बोलता है। तभी कपालिका उसको बोलती है, ठीक मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, तुम मुझे आज आधी रात को गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मिलना, मैं तुमको वहीं सब बताऊंगी। इतना कहकर वो वहां से दौड़कर भाग जाती है। जय उसे बस टुकुर टुकुर देखते रहता है। तभी जय को अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पीछे कुणाल और प्रिया खड़े होते हैं। कुणाल जय से पूछता है, अरे जय, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू उधर क्या देखे जा रहा था? जिस पर जय उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर कुणाल बोलता है, लो कर लो बात, हम जिसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे गली गली, वो मिली, तुमको यही मिली। उसकी ये बातें सुनकर प्रिया उससे बोलती है, तो तू एक काम कर, तू यही तंबू गाड़ कर रहो, ताकि वो पागल बुढ़िया तुझसे रोज मिलने आएगी। तभी जय उनसे कहता है, यार बस करो, अब तुम दोनों यही रहना है या अब अंदर भी चलना है वर्टिकल बार। इसके बाद वे सभी हवेली के अंदर जाने लगते हैं। तभी कार्तिक और अंजलि भी आ जाते हैं और वो सभी अंदर चले जाते हैं। कुणाल कहता है, क्या तुम लोगों को वो पागल बुढ़िया मिली कहीं? तभी कार्तिक कहता है, नहीं यार, वो हमें कहीं नहीं मिली। कैसे मिलेगी भाई, वो पागल बुढ़िया तुम्हें कैसे मिलेगी? वो तो खुद जैसे मिलने यहाँ आई थी। कुणाल हंसते हुए कहता है। तभी अमृता और वीरू भी वहाँ आ जाते हैं और अमृता उनसे पूछती है, कौन आया था कुणाल जैसे मिलने? वही पागल बुढ़िया अमृता, जिसे हम गांव में हर जगह ढूंढ रहे थे। वो खुद यहाँ जैसे मिलने आई थी।
कुणाल उसको बोलता है। तभी प्रिया उससे पूछती है, अच्छा अमृता, तुम और वीरू रामेश्वरम जी से मिलने गए थे ना? वैसे उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था? अरे वो कल रात जो जय और उस अजीब सी औरत मुठभेड़ हुई थी ना, उसी के बारे में पूछने के लिए उन्होंने बुलाया था, अमृता उससे कहती है। तभी कुणाल उससे कहता है, तो क्या उन्होंने बताया कि वो अजीब सी औरत कौन थी? जिस पर अमृता उसको कहती है, नहीं, उन्हें भी नहीं पता है कि वो कौन थी। जैसे जय, तुमको उस बुढ़िया ने कुछ बताया क्या? जय बोलता है, हाँ अमृता, उसने बताया, लेकिन उसने मुझे भी पागल बनाने के बाद। अमृता बोलती है, पागल बनाने के बाद क्यों, क्या किया उसने? क्या क्या नहीं किया ये मत पूछो, वो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मुझे आज आधी रात को उसी पीपल के पेड़ के पास, जहाँ हमें उस दिन वीरू लेकर गया था, और वो मुझे वहीं बताएगी कि उस डायन के साथ क्या रिश्ता है मेरा। ये सुनकर अमृता उससे कहती है, नहीं जय, तुम वहाँ नहीं जाओगे। वो पागल बुढ़िया तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। अगर तुम्हें कुछ बताना ही होता तो यही नहीं बता देती। जय कहता है, लेकिन एक बार जाकर देखने में क्या क्या है अमृता। अमृता थोड़े गुस्से में बोलती है, नहीं जय, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, समझ गए। जय और बाकी सबको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अमृता आखिर ऐसा क्यों बोल रही है। तभी अमृता एक बार फिर बोलती है, वीरू तुम कुछ क्यों नहीं बोलते जय को? तभी वीरू बोलता है, हाँ जय, अमृता बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर जय कहता है, तुम लोगों को जो कहना है कहो, लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा और मैं ये जान कर ही रहूंगा कि आखिर क्या रिश्ता है मेरा उस खूनी डायन से, और वो मुझे क्यों मारना चाहती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्या बात है अमृता, तुम जय को आखिर उस बुढ़िया के पास जाने से मना कर रही हो? प्रिया उससे बोलती है। अमृता प्रिया के इस सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अगर तुम लोग ये जान जाओगे कि मैं उसको उस पागल बुढ़िया से मिलने जाने के लिए क्यों रोक रही हूँ, तो तुम लोग भी उसे उस बुढ़िया से मिलने जाने से रोकोगे। कुणाल बोलता है, अरे यार, तुम कुछ बताओगी तभी तो हम जान पाएंगे। अमृता जय के कमरे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि आखिर मैं क्यों जय को मना कर रही हूँ? तो सुनो, वो खूनी डायन कोई और नहीं जय की माँ है। ये सुनकर सभी चौंकते हुए कहते हैं, क्या? अमृता बोलती है, हाँ, वो खूनी डायन अमृता की माँ कम्मिनी ही है। कुणाल कहता है, ये तुम क्या कह रही हो अमृता, और तुम्हें ये कैसे पता कि वो खूनी डायन जय की माँ है? तभी अमृता उसको बोलती है, हाँ कुणाल, वो खूनी डायन जय की माँ ही है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम लोग वीरू से पूछ लो। अमृता की बात सुनकर वो सभी वीरू की तरफ देखने लगते हैं। सभी को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए वीरू उनसे कहता है, हाँ अमृता बिल्कुल सच बोल रही है, वो खूनी डायन जय की माँ कम्मिनी चाची ही है। तभी अमृता उन सब से बोलती है, इतना ही नहीं, वो खूनी डायन जय को इसलिए मारना चाहती है ताकि वो जय की शक्तियों को अपना बना सके। ये सुनकर वे सभी एक बार फिर से चौंक जाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो अमृता? तुम तो एक के बाद एक बाउंसर मारे जा रही हो। कार्तिक उससे बोलता है। तभी अंजलि बोलती है, जय की शक्तियाँ, जय के पास कौन सी शक्तियाँ हैं अमृता? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम डिटेल में सारी बात बताओगी? और तुमको ये सब कैसे पता? अमृता बोलती है, ये बात मुझे देवमाया ने बताया है, और वीरू ये बात बहुत पहले से जानता था। इसके बाद अमृता उन सबको सारी बात बताने लगती है। ये सब सुनने के बाद कुणाल कहता है, ओह तो ये बात है, तब तो हम जय को वहाँ जाने से रोकना ही होगा। तुम्हें लगता है कि हम जय को उस पागल बुढ़िया से मिलने से रोक पाएंगे? तुम सब तो जानते ही हो कि जय कितना जिद्दी है। अगर एक बार उसने जो ठान लिया वो करके ही रहता है। प्रिया उन सब से बोलती है। तभी कार्तिक उनसे कहता है, तुम लोग बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। वो पीपल का पेड़ गांव के अंदर ही है और ये गांव सुरक्षा चक्र से सुरक्षित है, और इतना ही नहीं, आज रात भी पुलिस वाले पहरा देने आएंगे ही। कुणाल बोलता है, हाँ अमृता, पुलिस वाले तो होंगे ही ना, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। और अगर आज रात भी कोई अजीब प्राणी या वो अजीब औरत वापस आई तो अपना जय आज भी उनको अच्छे से मजा चखा देगा। वैसे अमृता, तुम्हारी वो दोस्त कहाँ गई जो साथ आई थी? अमृता उसको बोलती है, तुम श्वेता की बात कर रहे हो ना? वो वापस चली गई थी उसी दिन, क्योंकि मैंने एक जरूरी चीज अपने ऑफिस में ही भूल गई थी। वही चीज वो लाने गई थी, लेकिन उसे वहां जाकर टाइफाइड हो गया है, इसलिए मैंने उसे अभी यहाँ आने से मना कर दिया है। ये बोलकर अमृता कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और वो कुणाल और कार्तिक के पास जाकर फिर से बोलती है, देखो मैं ये जानती हूँ कि आज रात भी पुलिस वाले पहरा देंगे, और अगर आज रात भी कोई अजीब प्राणी या वो अजीब औरत आई तो जय उनसे निपट लेगा।
लेकिन अगर उसे ये पता चल जाएगा कि उसकी माँ ही खूनी डायन है और वो जय की जान लेना चाहती है तो जय पर क्या बीतेगी। बस यही कारण है कि मैं जय को उस बुढ़िया से मिलने नहीं जाने दे रही। कुणाल बोलता है, अरे हाँ अमृता, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, हमें कुछ सोचना होगा इस बारे में। तभी प्रिया बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर वो काम कर गया तो हम जय को जरूर रोक पाएंगे। प्रिया की बात सुनकर सभी उससे पूछते हैं, आइडिया? कैसा आइडिया, जरा हमें भी बताओ। प्रिया बोलती है, तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, बस रात होने का वेट करो। इधर सामुदायिक भवन में रामदेव अब भी रामेश्वरम जी और लोकनाथ जी के पास ही बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि बड़े पुजारी पर पड़ती है, जो उनकी तरफ ही बड़े चले आ रहे थे। प्रणाम बड़े पंडित जी, आप कहाँ चले गए थे बिना कुछ बताए ही? रामदेव बड़े पंडित जी से कहता है, जिस पर बड़े पंडित जी कहते हैं, रामेश्वरम जी ने मुझे कुछ सामान लाने को कहा था, मैं उन्हीं चीजों को लाने के लिए गांव से बाहर गया हुआ था। इतना कहकर बड़े पंडित जी एक पोटली रामेश्वरम जी की तरफ बढ़ा देते हैं। रामेश्वरम जी उनसे वो पोटली लेकर लोकनाथ जी को देते हुए कहते हैं, लोकनाथ जी ये लीजिए, आपको पता है ना इसका क्या करना है? लोकनाथ जी कहते हैं, हाँ मुझे पता है। इतना कहकर लोकनाथ जी उनसे वो पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और रामदेव बताओ, गांव में कैसा माहौल है आजकल? बड़े पुजारी जी रामदेव से पूछते हैं, जिस पर रामदेव उनको पिछले दिनों में घटी सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर बड़े पुजारी जी कहते हैं, ये खूनी डायन तो हमारी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली निकली। रामेश्वरम जी, क्या आप लोग इन अजीब प्राणियों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जैसा आपने उस खूनी डायन को रोकने के लिए किया है? इससे पहले कि रामेश्वरम जी कुछ कहते कि तभी रामदेव का फोन बज उठता है। वो फोन को जैसे ही उठाते हैं वैसे ही वो बोल पड़ते हैं, क्या तुम लोग वहीं रुको, मैं कुछ देर में वहाँ आता हूँ। रामदेव को इतना चिंतित देखकर बड़े पुजारी जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ रामदेव, किसका फोन था? उसने ऐसा क्या कहा कि तुम इतने चिंतित हो गए? रामदेव कहता है, बड़े पुजारी जी, हवेली से अमृता ने फोन किया था। वो कह रही थी कि वो पागल बुढ़िया, आप तो जानते ही हो ना उस पागल बुढ़िया को, जो गांव में दिन भर भटकते रहती है। वही पागल बुढ़िया आज जय के पास आई थी। उसने आज रात जय को मिलने के लिए बुलाया है। मिलने बुलाया है? पर क्यों रामदेव? आखिर उसे जय से क्या काम? बड़े पुजारी इससे पूछते हैं, जिस पर रामदेव उनसे कहता है, ताकि वो बता सके कि जय का उस खूनी डायन से क्या रिश्ता है। कुछ दिन पहले भी उस पागल बुढ़िया ने जय को ये बताने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से मैं वहाँ पहुँच गया था और मैंने उस पागल बुढ़िया को वहाँ से भगा दिया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो पागल बुढ़िया जय को ये बताने के लिए इतनी उतावली क्यों हुए जा रही है। ये सुनकर बड़े पुजारी कहते हैं, ये तो वो बुढ़िया ही जाने, लेकिन आप इस बात से इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? एक न एक दिन जय को ये बात पता चल ही जाएगा कि उसकी माँ एक डायन थी, जो अब एक खूनी डायन बन चुकी है। रामदेव ये सुनकर बोलता है, आपकी बात सही है बड़े पुजारी जी, लेकिन आप तो जानते ही है कि जय अपनी माँ से कितना प्रेम करता था। इसलिए मैं डरता हूँ कि अगर जय ये जान गया तो उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है वो कहीं नफरत में न बदल जाए। रामेश्वरम जी उन दोनों की बातें सुनते हुए कहते हैं, आप लोग उसे जाने दो, मत रोको उसे उस बुढ़िया से मिलने से, क्योंकि जय ये सच जितनी जल्दी जान ले उसके लिए ये उतना ही अच्छा होगा। ठीक है रामेश्वरम जी, मैं उसको नहीं रोकूंगा जाने से, लेकिन एक बार मैं हवेली जाकर उससे मिल लूंगा। इतना ही नहीं, आज रात मैं भी उसके साथ जाऊंगा उस पागल बुढ़िया से मिलने। इतना कहकर रामदेव वहाँ से चला जाता है। रूपपुर में अब लगभग रात हो चुकी थी और आज भी सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले पहरा देने के लिए रूपपुर पहुँच चुके थे। इधर खूनी डायन की गुफा में कपालिका पहुँच चुकी थी। उसे वहाँ देख खूनी डायन उससे पूछती है, क्यों कपालिका, आज रात तुम मेरे लिए कोई शिकार ला रही हो या नहीं? तो कपालिका, आज मुझे मेरा शिकार मिलेगा या कल की तरह ही खाली हाथ रहना पड़ेगा? खूनी डायन कपालिका को तंज कसते हुए बोलती है। उसकी ये तंज सुनकर कपालिका उससे कहती है, मिलेगा काम ही नहीं मिलेगा, आज तुम्हें तुम्हारा शिकार मिलेगा, ये मेरा वादा है। इतना ही नहीं, आज तुम्हें मैं तुम्हारे शिकार से साथ एक विशेष भेंट भी दूंगी। खूनी डायन बोलती है, विशेष भेंट? कैसा भेंट कपालिका? कपालिका बोलती है, ये तो तुमको आज रात ही पता चलेगी। इतना कहकर वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाती है। तभी अचानक से गुफा में एक तेज धमाका होता है। इस धमाके के कारण कपालिका अपनी आंखें खोल लेती है और वो देखती है कि उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसका शरीर धड़ तक तो इंसानों जैसा था, लेकिन उसका सर किसी सांप के जैसा था। उसे देख कपालिका बोलती है, तुम्हारा स्वागत है सर्पा पृथ्वी लोक पर। तभी वो सर्पा कपालिका से कहता है,
स्वागत बाद में करना, पहले ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी तुमको जो तुमने मुझे मेरी निद्रा से जगाया? तभी कपालिका उसको कहती है, मजबूरी ही है सर्पा, बहुत बड़ी मजबूरी है। तुमको मोहिनी याद है? ये सुनकर सर्पा बोलता है, हाँ याद है, मैं मोहिनी को कैसे भूल सकता हूँ। जब सब लोगों ने मुझे दुत्कारा था तब एक मोहिनी ही थी जिसने मुझे अपनाया था। तभी ये सुनकर कपालिका उससे बोलती है, तो तुझे याद होगा कि किस तरह उस धूर्त शंकराचार्य ने मोहिनी का खात्मा किया था। हाँ याद है कपालिका, मुझे सब याद है, लेकिन मुझे यहाँ बुलाने के पीछे का कारण तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। इतना कहकर सर्पा फुफकारने लगता है, जिसे देखकर कपालिका कहती है, शांत सर्पा शांत, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें मोहिनी से मिला सकूं। मोहिनी कहाँ है मोहिनी माँ कपालिका? मुझे जल्दी से बताओ कहाँ है मेरी मोहिनी माँ? सर्पा उत्साहित होकर इधर उधर देखते हुए उससे कहता है। तभी कपालिका उससे कहती है, ये रही तुम्हारी मोहिनी माँ सर्पा। कपालिका इतना कहकर खूनी डायन की ओर अपना हाथ कर देती है। सर्पा खूनी डायन की ओर देखकर कहता है, क्या ये मेरी मोहिनी माँ है? लेकिन मेरी मोहिनी माँ को तो उस शंकराचार्य ने खत्म कर दिया था, फिर ये कैसे मेरी मोहिनी माँ हो सकती है? तभी खूनी डायन भी कपालिका से बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो कपालिका? मैं और मोहिनी ये कैसे हो सकता है? लगता है बुढ़ापे का असर तुम पर होने लगा है। कपालिका बोलती है, मुझ पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं होता है कामिनी। मैं तुम्हें जिस तरह दिख रही हूँ मैं वैसी नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनकर खूनी डायन बोलती है, तो तुम कैसी हो कपालिका? क्या तुम्हारा ये रूप वास्तविक नहीं है? कपालिका बोलती है, नहीं कामिनी, मेरा ये रूप वास्तविक नहीं है। मैंने तो ये रूप बस इंसानों के बीच रहने के लिए धारण किए हुए हूँ। सही वक्त आने पर तुम मेरा वास्तविक रूप जरूर देखोगी। तभी सर्पा बोल पड़ता है, कपालिका तुमने बताया नहीं कि ये औरत मोहिनी कैसे हो सकती है? सर्पा के इस सवाल को सुनकर खूनी डायन भी उससे पूछती है, हाँ कपालिका बताओ, आखिर मैं मोहिनी कैसे हो सकती हूँ? तभी उनको कपालिका बताती है, सर्पा तुम्हें याद होगा कि शंकराचार्य ने मोहिनी को खत्म किया था। तब उसने मोहिनी के शरीर को 32 टुकड़ों में काटा था और उन टुकड़ों को उसने पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर छिपा दिया था, ताकि इन टुकड़ों के कोई ढूंढ कर उन्हें आपस में न जोड़ दे। ऐसा करने से मोहिनी एक बार से जिंदा न हो जाए। अभी कपालिका ने इतना कहा ही था कि तभी खूनी डायन उससे कहती है, एक मिनट कपालिका, अगर मैं ही मोहिनी हूँ तो ये सब मुझे क्यों याद नहीं है? ओहा हो कामिनी, मुझे पूरी बात बताने तो दो, उसके बाद तुम सब जान जाओगी। जिस पर खूनी डायन कहती है, ठीक है बताओ आगे। कपालिका बोलती है, हाँ तो मैं कहा थी, हाँ याद आया, उसने मोहिनी के शरीर के टुकड़ों को पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर छिपा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मोहिनी के शरीर को किसी ने ढूंढ कर अगर आपस से जोड़ दिया तो मोहिनी वापस से जिंदा हो जाती, लेकिन एक आत्मा के रूप में। कामिनी, मैं तुम्हें और एक राज की बात बताती हूँ। जानती हो मोहिनी को किसने डायन विद्या सिखाई थी? ये बात सू। नकर खूनी डायन उससे कहती है, भला मैं कैसे जानूंगी कपालिका? कपालिका हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, किसी और ने नहीं कामिनी, मैंने ही सिखाया था मोहिनी को डायन विद्या, और उसने मेरे कहने पर ही वो एकायन बनी थी। और एक राज की बात बताती हूँ तुम दोनों को, सर्पा, तुम मोहिनी के सगे बेटे हो, तुमने मोहिनी के कोख से ही जन्म लिया था। ये सुनकर सर्पा चौंकते हुए उससे कहता है, क्या? मोहिनी माँ ही मेरी माँ थी, लेकिन कैसे कपालिका, तुमने तो मुझसे उस वक्त कुछ और कहा था। कपालिका बोलती है, हाँ सर्पा, मैंने उस वक्त तुमसे कुछ और ही कहा था, क्योंकि अगर तुम उस वक्त ये जान जाते कि तुम्हारी सगी माँ ने ही तुम्हारी जान ली है तो तुम हमारा साथ कभी नहीं देते। सर्पा बोलता है, लेकिन मुझे मेरी माँ ने क्यों मारा था कपालिका? कपालिका बोलती है, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ना मारा होता तो वो कभी एकायन नहीं बन पाती। मोहिनी ने केवल तुम्हें ही नहीं मारा था, बल्कि तुम्हारे पिता को भी मारा था। सर्पा बोलता है, ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये मेरी माँ मोहिनी कैसे हो सकती है। कपालिका बोलती है, जब शंकराचार्य ने मोहिनी के शरीर के टुकड़ों को पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर छिपाने के लिए ले जा रहा था, तब मैं भी एक मक्खी के रूप में उसके साथ थी। मैंने उन सब जगहों को देख लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे उस शंकराचार्य को ये शक हो गया कि मैं मक्खी बन उसके धोती में बैठी थी। उसने बड़ी चालाकी से मुझे अपने धोती में ही दबा दिया, जिस कारण मैं ये नहीं जान पाई कि उसने मोहिनी के शरीर के आखिरी टुकड़े को कहाँ छिपाया था, या ये कहूँ कि छिपाया हुआ है।
तो फिर तुमने उस आखिरी टुकड़े का पता कैसे लगाया? खूनी डायन कपालिका से पूछती है, जिस पर कपालिका उससे कहती है, मैंने अभी तो बताया कि मैं उस आखिरी टुकड़े का पता नहीं लगा पाई। खैर, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी मैं सरपा के साथ जाती हूँ, आखिर हमें तुम्हारे लिए शिकार भी तो लाना है। ये सुनकर खूनी डायन कहती है, नहीं कपालिका, मुझे फिलहाल किसी शिकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त मुझे मोहिनी के बारे में जानने में दिलचस्पी है। तुम मुझे बताओ मोहिनी के बारे में। कपालिका बोलती है, ठीक है कामिनी, लेकिन मैं सरपा को तो भेज ही सकती हूँ तुम्हारे लिए शिकार लाने के लिए। तभी सरपा बोलता है, नहीं कपालिका, इस वक्त मैं भी मोहिनी के बारे में जानना चाहता हूँ। खूनी डायन बोलेगी है, कपालिका मैंने कहा न, मुझे शिकार की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए सरपा को भी कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से मोहिनी में बारे में बताओ। कपालिका उनसे कहती है, ठीक है, जैसी मर्जी तुम दोनों की। तो सुनो, ये बात आज से 1200 वर्षों से भी पहले की है। आर्यदीप नाम का एक नगर था और ये नगर अभी रूपपुर के नाम से जाना जाता है। आर्यदीप जहाँ रामन देव नाम का राजा राज करता था। रामन देव अपने प्रजा का बहुत ही अच्छे से देखभाल करता है और प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश रहती थी। एक रोज राजा रामन देव शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। राजा ने ना जाने कितने ही जानवरों का शिकार उस दिन किया था और उन मृत जानवरों को राजा के सैनिक आर्यदीप लेकर आ ही रहे थे कि तभी उन सैनिकों को अपने रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है। सैनिकों ने उस लड़की को भी अपने साथ आर्यदीप लेकर चले आते हैं और उसका उपचार करवाते हैं। जब राजा रामन देव अपने राज्य में वापस आता है तो उसे इस बात की खबर मिलती है। वो उस लड़की को देखने के लिए जाता है और जब वो उस लड़की को देखता है तो उसकी खूबसूरती पर वो मोहित हो जाता है। वो अपने राजशी वैद्य को कहता है, वैद्य जी, आप कुछ भी करके इस लड़की को होश में लाइए। रामन देव की बात सुनकर वैद्य उनसे कहते हैं, महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसे औषधि पिला दी है और शायद इनको सुबह तक होश आया जाए। वैद्य के इतना कहने के बाद वे दोनों उस कक्ष से निकल जाते हैं। तभी वो लड़की जो बेहोश थी वो अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराने लगती है और अपने मन में कहती है, तो तुम आ ही गई इस राजमहल में सौम्या, लेकिन तू ये मत भूल जाना कि तू यहाँ किस मकसद से आई है। इतना कहकर वो करवट लेकर आराम से सो जाती है। अगले सुबह उसको देखने वैद्य आते हैं। वो उसके हाथ को उठाकर उसके नाड़ियों को जांचते हैं। तभी वहाँ राजा रामन देव भी आ जाते हैं और अभी तक वैद्य ने उस लड़की के हाथ को पकड़ा ही हुआ था। ये देखकर राजा रामन देव उनसे पूछता है, क्या हुआ वैद्य जी, क्या अभी तक इसको होश नहीं आया क्या? राजा ने अभी इतना कहा ही था कि वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और घबराते हुए बोलती है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? अभी उसने इतना बोला ही था कि राजा रामन देव उससे कहते हैं, देवी, इस वक्त आप आर्यदीप राज्य में हैं। आप हमें जंगल के मूर्छित पड़ी हुई मिली थी और मैं इस राज्य का राजा रामन देव हूँ और ये आदमी हमारे राज्य के वैद्य है। वैसे आप कौन है देवी और आप कहाँ से है? तभी वो लड़की उनसे कहती है, ओ महाराज, तब तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम सौम्या है और मैं सौम्य नगर की राजकुमारी हूँ। ये सुनकर रामन देव कहते हैं, यानी आप महाराज सौम्यदेव की बेटी है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप हमें जंगल में मूर्छित मिली थी? सौम्या कहती है, महाराज, आप शायद ये नहीं जानते हैं कि हमारे राज्य के सेनापति ने मेरे पिता महाराज सौम्यदेव की हत्या कर खुद सौम्या नगर की राजगद्दी में बैठ गया है और खुद को वहाँ का राजा नियुक्त कर लिया है और वो मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे जब विवाह के लिए मना कर दिया तो उसने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। लेकिन मैं किसी तरह कारागार से भाग निकली और मैं भागते भागते किसी तरह आपके राज्य के जंगल में पहुंच गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तभी रामन देव कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ और आपके राज्य के साथ, लेकिन आप चिंता न करो, मैं आपका राज्य आपको वापस दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। जब तक मैं आपका राज्य आपको वापस न दिला दूं, तब तक आप हमारे राज्य में ही रहे और आप हमारे राज्य में बिल्कुल सुरक्षित है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर रामन देव अपने हाथ से ताली बजाने लगता है। उनकी तालियों की आवाज सुनकर वन सैनिक उस कक्ष में आता है और रामन देव उस सैनिक से कहता है, सैनिक, जाओ और कुछ दासियों को यहाँ लेकर आओ और राजकुमारी के लिए खाने का इंतजाम करो। सैनिक ये सुनकर वहां से चला जाता है और लगभग 5 मील बाद वो कुछ दासियों के साथ वापस आता है। तभी रामन देव उन दासियों से कहता है, दासियों, राजकुमारी को लेकर जो और इन्हें स्नान इत्यादि करवाओ
और इनके लिए कुछ वस्त्रों का इंतजाम भी करवा देना। इतना कहकर रामणदेव और वैद्य उस कक्ष से निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे सौम्या भी दासियों के साथ कक्ष से निकल जाती है। कुछ देर बाद सौम्या स्नान करके उसी कक्ष में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी वहां पर रामणदेव आ जाते हैं और सौम्या से कहते हैं, राजकुमारी, हम आपके राज्य पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह दिया है और हम आपसे यही कहने के लिए यहाँ आए थे। तभी सौम्या उससे कहती है, महाराज, आप जितनी जल्दी हो सके हमला कीजिए और हाँ, आप उस सेनापति को जिंदा पकड़ कर लेना। मैं खुद उसका सर उसे धड़ से अलग करना चाहती हूँ। ये सुनकर रामणदेव कहता है, ऐसा ही होगा राजकुमारी। इतना कहकर रामणदेव वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते देख सौम्या कुटिल तरीके से मुस्कुराने लगती है और अपना खाना खाने लगती है। राजा रामणदेव अपनी सेना के साथ सोम्या नगर की सीमा की ओर कूच कर देते हैं। सोम्या नगर के राजा को भी ये खबर गुप्तचरों के द्वारा मिल जाती है और वे भी अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं। दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध होता है, लेकिन राजा रामणदेव की सेना सोम्या नगर की सेना से कई गुना ज्यादा थी। साथ ही उनका अनुभव भी कहीं ज्यादा था, जिस कारण सोम्या नगर ये युद्ध हार जाता है और रामणदेव ने सोम्या नगर के राजा ललित देव को बंदी बना लेता है, जिस कारण सोम्या नगर की सेना आत्मसमर्पण कर देती है। अब तक ये खबर राजकुमारी सौम्या तक पहुंच चुकी थी। ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने मन ही मन में कहती है, वाह सौम्या, क्या बात है, तुम्हारी चाल का पहला चरण सफल हुआ। अब तुझे दूसरे चरण की चाल चल देनी चाहिए। कुछ घंटों बाद जब राजा रामदेव अपनी सेना के साथ अपने राज्य में प्रवेश करती है, तब राजकुमारी सौम्या राज्य द्वार में उनका स्वागत करती है और राजा रामदेव उसके पास आकर उससे कहते हैं, लीजिए राजकुमारी, हमने अपना वादा पूरा किया और ये रहा आपका गुनाहगार। इतना कहकर वो अपने सेनापति राघव को इशारा करते हैं। तभी सेनापति राघव ललित देव को उनके सामने लेकर आता है। ललित देव राजकुमारी सौम्या को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए बोलते हैं, दुष्टा, तू अभी तक जीवित है। हमने सोचा था कि तू तेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है तेरी मौत मेरी ही हाथों से ही लिखी है। इतना कहकर वो तेजी से राजकुमारी सौम्या की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं, जिस कारण सौम्या का दम घुटने लगता है। उसे ऐसा करते देख सेनापति राघव ललित देव को राजकुमारी सौम्या से अलग करने की कोशिश करने लगते हैं। वो बहुत ही मुश्किल से उसको सौम्या से अलग करने में कामयाब होते हैं। ललित देव को अब कई सैनिकों ने पकड़ रखा था। तभी ललित देव राजा रामदेव की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहता है, रामदेव, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम नहीं जानते, ये लड़की बहुत बड़ी धूर्त और दुष्ट है। ओह, अब मैं समझा आपने सोम्या नगर पर हमला क्यों किया। आपने जरूर इस दुष्टा के कहने पर ही ऐसा किया है। दुष्टा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो शरीर का सारा बल लगाकर अपने आप को सेनापति राघव के चुंगल से छुड़ाकर सौम्या की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सौम्या अपने पास ही खड़े एक सैनिक के हाथों से उसका तलवार छीनकर अपनी तरफ बढ़ते हुए आ रहे ललित देव के गर्दन पर एक जोरदार वार करती है, जिस कारण ललित देव की गर्दन उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरती है और उसका शरीर सौम्या के ऊपर आ गिरता है, जिस कारण सौम्या ललित देव के खून से पूरा नहा जाती है। वो ललित देव के मृत शरीर की अपने से हटाते हुए जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी राजा रामदेव उसके पास आकर उसके पास बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, राजकुमारी, इस वक्त आप पर क्या बीत रही है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब आप अपने आप को संभालिए। अब तो आपने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली है। अब आप जाइए और अपने राज्य को संभालिए। तभी राजकुमारी सौम्या उससे बोलती है, महाराज, भला मैं एक अबला नारी सोम्या नगर को कैसे संभालूंगी। आज तो आपने मेरी मदद कर दी, लेकिन अगर कल को कोई और मुसीबत आ गई सोम्या नगर पर तो। राजा रामदेव बोलते हैं, तो क्या राजकुमारी, अगर कभी ऐसी कोई मुसीबत आई तो आप बस एक बार मुझे याद कर लीजिएगा। ये सुनकर सौम्या बोलती है, महाराज, क्या ऐसा नहीं ही सकता कि आर्यदीप नगर और सोम्या नगर एक नहीं हो सकते। राजा रामदेव ये सुनकर उससे बोलते हैं, राजकुमारी, मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो। राजकुमारी सौम्या बोलती है, महाराज, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्यदीप नगर और सोम्या नगर एक हो जाएंगे। राजकुमारी सौम्या की मुंह से ये बात सुनकर तो मानो राजा रामदेव की मन की मुराद बिन मांगे ही पूरी हो गई थी, क्योंकि वो खुद राजकुमारी सौम्या की खूबसूरती पर मोहित था। राजा रामदेव ने बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी सौम्या से विवाह करने का फैसला कर लिया। वो उस स्थान से खड़ा होता है और सौम्या को उठाते हुए बोलता है,
राजकुमारी जी, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। सेनापति राघव, आप तुरंत राज पंडित के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि वो हमारी और राजकुमारी सौम्या की विवाह का मुहूर्त निकाले। इसके बाद राजा रामन देव सौम्या को लेकर राजमहल की ओर चल देते हैं। राजा रामन देव आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे राजकुमारी सौम्या। राजकुमारी सौम्या के चेहरे पर एक बार फिर कुटिल मुस्कान उभर आती है और वो अपने मन ही मन कहती है, शाबाश सौम्या, तूने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि इस दुनिया में तुझसे बड़ी दुष्टा कोई नहीं है। तूने कितनी आसानी से इस राजा को बेवकूफ बना दिया। हा 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 हा। लेकिन अभी तेरे षड्यंत्र का दूसरा चरण ही कामयाब हुए है। अब समय आ गया है कि तुझे उसको भी अपने पास बुला लेना चाहिए। तभी वो अपने आगे आगे चल रहे राजा रामन देव को आवाज देकर रोकती है और उनसे कहती है, महाराज, क्या आप सोम्या नगर से मेरी दायमा को यहाँ बुला सकते हैं? ये सुनकर राजा रामन देव उससे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं राजकुमारी, मैं अभी अभी कुछ सैनिकों को सोम्या नगर के लिए भेजता हूँ। वो पूरे आदर सम्मान के साथ आपकी दायमा को यहाँ ले आएंगे। अगले दिन सोम्या नगर से दायमा आर्यदीप नगर के राजमहल में पहुँच चुकी थी और वो राजकुमारी सौम्या के कमरे में बैठी हुई थी। वाह सौम्या, मैंने अब तक न जाने कितने ही बड़े बड़े धूर्त और चालाक लोगों को देखे हैं, लेकिन तुझसे बड़ी धूर्त और चालाक लड़की को नहीं देखा। तुमने कितनी आसानी से राजा रामनदेव को बेवकूफ बना लिया और अब तुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद है ना कल कौन सा दिन है और तुमको कल क्या करना है? कल इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।